तुम्हारा। हाँ चलो देखो इधर। अभी देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एक्सर्टेड ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का, उसी को हमने क्या बोला है? जेड इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें दो बातें देखी थी, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था और एक था शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ड्यू टू सेम चार्ज है शील्डिंग। और हमने हर इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग की वैल्यू अलग अलग होती है। एस इलेक्ट्रॉन के लिए, पी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी इलेक्ट्रॉन के लिए, एफ इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है बेटा शील्डिंग की, मतलब सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा? एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं पी इलेक्ट्रॉन से, पी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं डी इलेक्ट्रॉन से, डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं एफ इलेक्ट्रॉन से। होता क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा करीब होते हैं उनका रिपल्शन ज्यादा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं वो बेटा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उनके लिए हमने शील्डिंग की वैल्यू भी निकाली है पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि एन ऑर्बिट के लिए अलग वैल्यू है 0.35 है, n-1 के लिए एस और पी की बात कर रहे हैं हम, कितनी होती है? 0.85 होती है, 85 होती है। जैसे न्यूक्लियस के करीब जाएंगे शील्डिंग की वैल्यू और भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। बाद में तो कांस्टेंट हो जाती है, 1-1 हो जाती है। लेकिन डी में अगर देखेंगे, एनएच शेल में अगर हम बात करेंगे तो डी के लिए कितनी हो जाती है? 0.35 और बाद में तो n-1 में, n-2 में सब 1 में हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सबको समझ में आ रहा था? शील्डिंग सबको समझ में आया था? शील्डिंग क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसे बोलते हैं शील्डिंग। और दूसरी बात मैंने बोला था कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है जितना लगना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं लगता है, उससे कम लग जाता है, कमी आ जाती है ड्यू टू शील्डिंग। उसे जो रह जाता है, जो बाकी बच जाता है, जो एक्चुअल लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे कहते हैं हम दैट इज जेड इफेक्टिव। मैंने आपको क्या बोला था कल के लेक्चर में? ये बोला था बेटा, इधर देख लीजिए आप, मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा, जेड इफेक्टिव अगर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा ना, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर साइज घट गई मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ गया, ओए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ गया तो क्या हो गया? दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा अगर बढ़ गया, सिग्मा अगर बढ़ गया तो क्या बोला था मैंने? बोलो बेटा, साइज डिक्रीजेस। साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। साइज डिक्रीज हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? सॉरी, साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ जाएगी। ओके ओके, साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर्स है जो शील्डिंग या फिर किससे आता है बेटा? शील्डिंग से या जेड इफेक्टिव से आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। सबको समझ में आ रही बात यहाँ पे? जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसको निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बोला था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो साइज घटती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ रहा है। देखा है हमने लगातार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज्यादा बेरिलियम में, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, कार्बन, ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो साइज क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। अरे समझ में आ रहा? आज आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कि साइज कैसे घटती है। तो ठीक है, एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिए हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, इससे पहले भी बोल रहा हूं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो टेस्ट है उसमें मैं एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन डालूंगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होगी, इसलिए आपको एनसीईआरटी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप उसे बेटा पढ़ पाओ, मतलब आप तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना आपको क्वेश्चन की हवा भी नहीं आएगी। मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक भी पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक भी पूछा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं कि फिजिकल नहीं पूछा जाता, सारे पूछे जाते हैं। तो इधर देख लीजिए, आपको मैंने कल क्या बोला था? कल ये बोला था बेटा कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, कैसे जाओगे? लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, तो साइज क्या होगी? बोलो, साइज घटेगी। साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये चीजें हर जगह पे एप्लीकेबल होती है? नहीं बेटा, ये चीजें हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती है। 3D सीरीज इसके लिए एक्सेप्शन है। पीरियड में अगर जाएंगे तो साइज घटेगी, जनरली घटेगी, ऑलवेज नहीं घटेगी। करेक्ट आंसर स्टेटमेंट दिया जाता है कि बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल्स इन अ पीरियड, इन अ सेम पीरियड, साइज इज इंक्रीजेस, साइज इज डिक्रीजेस,
फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस और जनरली डिक्रीजेस। तो जनरली डिक्रीजेस होगा, ऑलवेज नहीं। डिक्रीज का मतलब हो जाता है ऑलवेज, तो यहां पे जनरली बताना पड़ेगा आपको। जनरली क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब बताए कि सर इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नहीं बेटा, इसका देखो एक्सेप्शन अगर हम बात बोलेंगे तो 3D सीरीज है। 3D सीरीज में क्या होता है कि अलोंग द पीरियड जब जाते हैं तो साइज तो पहले घटती है, बाद में क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, बाद में एकदम से बढ़ जाती है। जैसे कि 3D सीरीज के अगर हम एलिमेंट बोलेंगे, इधर देखो अब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। 3D सीरीज, और जो 3D सीरीज है दैट इज 3D सीरीज को कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि 4th पीरियड से शुरू होती है ना, दैट इज द 3D सीरीज। 3D सीरीज, और 3D सीरीज के एलिमेंट कौन से बोलो बेटा? स्कैंडियम है, बाद में टिटेनियम है, देन वैनेडियम है, देन क्रोमियम है, देन मैग्नीज है और आयरन, देन कोबाल्ट और ये निकेल है, और कॉपर जिंक है। कॉपर और क्या है उसके साथ में? जिंक भी है। तो चलिए ये भी बता देता हूं, ये अब आ गया हमारे पास में कॉपर, और ये क्या हो गया? जिंक। अब देखो इनकी मैं आपको साइज बता देता हूं, एटॉमिक साइज। इनकी एटॉमिक साइज हमने यहां पे पिकोमीटर में लिया है। पिकोमीटर बोलो 10 टू द पावर -12 मीटर। 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, उसे कहते हैं हम दैट इज पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में बता देता हूं, देखो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो होती है 144। कितनी हो जाती है? 144। इसकी हो जाती है 132। कितनी हो जाती है? 132। और इसकी होती है 122। इसकी हो जाती है 118। कितनी हो जाती है? 118। इसके बाद में इसकी हो जाती है 117। इसकी भी होती है 117। इसकी हो जाती है 116। इसकी हो जाती है 115। और इसकी हो जाती है 117। और इसकी हो जाती है 125। 125 साफ साफ दिख रहा है आपको? देखो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, स्कैंडियम से लेकर कोबाल्ट निकेल तक घट रही है। देखो यहां तक देखो आप, सॉरी, स्कैंडियम से लेकर कहां तक के बेटा? क्रोमियम तक घट रही है। 144, 132, 122 और बाद में हो गई 118, बाद में 117, 117 मतलब कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? कांस्टेंट। देखो यहाँ पे 117, 117, 116 तक के मान लो कांस्टेंट है। सबसे कम कहां पे है? निकेल के केस में। निकेल की एटॉमिक साइज क्या होगी? सबसे कम होगी। और बाद में देखो फिर क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी। बाद में क्या होना शुरू हो गई? बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसा हुआ क्यों कि पहले साइज आपको दिख रहा है कि पहले तो घट रही है, बाद में क्या हो रही है बेटा? कांस्टेंट हो रही है, और बाद में क्या हो रही है? एकदम से बढ़ जा रही है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं ग्राफिकली अगर बताऊं बेटा इसे, तो इधर देखो आप, ग्राफिकली भी बता सकते हैं हम। यहाँ पे देखो ये है एटॉमिक नंबर, ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर बोले तो Z हो जाएगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये हो जाएगी साइज। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? साइज। सबसे पहले ज्यादा है, पहले क्या है? ज्यादा है। इधर देखो पहले क्या है बेटा? ज्यादा है। ज्यादा के बाद में क्या होगी बेटा? बोलो, पहले ज्यादा है, बाद में क्या होगी? कम होगी, बाद में और क्या होगी? कम होगी। दिख रहा है ना आपको? बाद में और क्या होगी? यहाँ पे कम होगी, बाद में क्या होगी? अब कांस्टेंट हो गई। इधर देख लीजिए, आपको नजर तो आ रहा है ना कि अब क्या होगी? यहाँ पे कांस्टेंट होगी। फिर और क्या आ गई? यहाँ पे निकेल के केस में देखो एकदम मिनिमम होगी, एकदम क्या होगी? यहाँ पे मिनिमम होगी। उसके बाद में थोड़ी सी क्या होगी बेटा? बढ़ गई। उसके बाद में देखो कि और क्या होगी? बढ़ गई। दिख रहा है ना आपको? इधर देख लीजिए आप, ये ग्राफ बेटा कुछ कहता है आपको कि पहले साइज तो घट रही है। दिख रहा है आपको? पहले साइज तो घट रही है, बाद में क्या हो रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। फिर उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, नियरली बराबर चल रही है। उसके बाद में देखो कांस्टेंट होने के बाद में यहाँ पे है निकेल। निकेल में क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। निकेल में क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। फिर कॉपर में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बाद में जिंक में और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नजर तो आ रहा है ना आपको बेटा? अगर मैं इसे स्कैंडियम कहूंगा तो ये क्या होगा? टिटेनियम। ये क्या होगा रे बेटा? वैनेडियम। सही है ना? वैनेडियम। उसके बाद में क्या हो गया है? ये क्रोमियम। क्रोमियम के बाद में ये मैग्नीज। मैग्नीज के बाद में आयरन। ये आयरन के बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में निकेल। निकेल के बाद में कॉपर, और ये हो जाएगा जिंक। अभी समझ में आ गया? क्लियर है? देखो यहां से यहां तक तो बेटा आपको नजर आएगा, यहां से यहां तक तो क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। देखो आप, ये यहां से, इससे पहले ये यहां पे भी, यहीं पे भी, इससे पहले कौन आएगा? मैग्नीज। ये मैग्नीज में भी क्या हो जा रही है? मैग्नीज से लेकर कोबाल्ट तक के क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। बाद में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो होता क्या है, 3D सीरीज में अगर हम बात करेंगे, 3D सीरीज में अगर बात करेंगे तो होता क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं? 4s में। बाद में भरे जाते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन 3D में। देखो इधर नहीं समझ में आएगा फिर बेटा आपको, फिर आप ही बोलोगे इसे समझ में नहीं आया करके। होता क्या है, इधर देखो, ये मेरे पास में अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट है। पहले तो फोर्थ ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। अरे सही है ना? अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, बोलो यहाँ पे क्या होता है बेटा? बोलो ना। यहाँ पे होता है 3D1 ना, और 3D1 4s1 4s2,
3d1 और 3d1 4s2, सही है ना। इधर देख लीजिए, मैं दोबारा से लिख के बता रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d1 और ये क्या हो जाएगा 4s2। यहां पे क्या होगा बोलो बेटा 3d2 और ये क्या होगा 4s2, 3d2 4s2। यहां पे क्या होता है बोलो 3d3 और यहां पे क्या हो जाएगा 4s2। यहां पे क्या होगा 3d5 और ये क्या हो जाएगा 4s1 और यहां पे क्या होगा बोलो बेटा 3d5 और ये 4s2। यहां पे क्या होगा 3d6 और क्या होगा 3d6 और ये हो जाएगा 4s2। ये बोलो हाँ 3d7 और ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 3d8 और ये क्या हो जाएगा 4s2 और लास्ट वाला ये 3d10 और ये क्या हो जाएगा 4s1 और वो 3d10 4s2, 3d10 क्या हो जाएगा 4s2। चलिए लिख देता हूं, उसे भी छोड़ेंगे नहीं, दैट इज 3d10 और ये हो जाएगा 4s2। विजिबल तो है ना ये आपको, ये विजिबल है बेटा। अब देखो होता क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के एस शेल में भरे जा रहे हैं, वो पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के एस सब शेल में भरे जा रहे हैं। बाद में जैसे ही फोर्थ ऑर्बिट का एस सब शेल भर जाएगा तो बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पे भरना शुरू हो गए बेटा 3d में। ये 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 एंड 3d10 तक। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, होता क्या है कि स्कैंडियम से लेकर कहां तक क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक के एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना 21, 22, 23, 24, 25 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्रोमियम तक के एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगी। समझ में आ रहा है ना। तो देखो पहले क्या हो रहा है, इधर देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो न्यूक्लियर चार्ज, पहले क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो बोलो साइज घट जाएगी, साइज घट जाएगी। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है, यहां से लेकर यहां तक के साइज क्यों घट रही है। तो अरे रीजन समझ में आ रहा है क्या, कि पहले हमने बोला है कि पहले साइज घट रही है कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक। तो हुआ क्या इस सीन में कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगी। तो दिख रहा है आपको साइज घट रही है। तो बोलेंगे सर आगे फिर यहां पे भी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, तो यहां पे साइज क्यों कांस्टेंट होगी। अब देखो होता क्या है, मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे इधर देखिए आप, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बेटा 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं। पहले तो 4s पूरा भर गया, 4s पूरा भर गया। आगे के सीन में जो आगे है बेटा कहां से, मैग्नीज से आगे आयरन कोबाल्ट निकेल तक, आयरन कोबाल्ट निकेल तक। तो 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो भर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के सबशेल में भर रहे हैं कि अंदर के सबशेल में भर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की सबशेल में बढ़ रहे हैं n-1d में। अरे ये n-1d है ना, ये n-1d में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भर रहे हैं। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, अंदर वाले। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा। अरे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना। यहां तक की कौन सी केस है, यहां पे 3d5 है, 3d5 है। लेकिन अब देखो ना, अब क्या हो गई 3d6, 3d7, 3d8, समझ में आ रहा है। इनर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है बेटा, शील्डिंग क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो शील्डिंग अगर बढ़ गया तो साइज क्या हो जाएगी, अभी बताया आपको, साइज क्या हो जाएगी घट जाएगी। लेकिन इन तीनों केस में, इन देखो इसमें सुनिएगा पहले, इसमें क्या ज्यादा है, इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। शील्डिंग साइज को बढ़ाता है, जेड इफेक्टिव साइज को घटाता है। तो बोलेंगे सर आप इसमें भी तो शील्डिंग होगा, इसमें भी तो शील्डिंग होगा, लेकिन शील्डिंग का मैग्नीट्यूड बेटा जेड इफेक्टिव से कम होगा। शील्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, शील्डिंग से, शील्डिंग का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा किससे, जेड इफेक्टिव से। दोनों भी हो रहा है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं कि सर क्यों ये पहले केसेस में नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, क्या बढ़ रहे, नो डाउट। लेकिन जेड इफेक्टिव जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से बेटा शील्डिंग नहीं बढ़ रहा है। यहां से यहां तक जाने में जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, शील्डिंग भी बढ़ रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या। लेकिन बेटा इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव ज्यादा है देन इंक्रीज इन शील्डिंग। इस वजह से नेट जो है वो क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, कम हो जाएगी ना। समझ में आ गई बात। अब दूसरा देखो, यहां से यहां तक के जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली शील्डिंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या हो जाता है कि शील्डिंग और जेड इफेक्टिव दोनों क्या हो जाते हैं बराबर।
अगर शील्डिंग और जेड इफेक्टिव दोनों बराबर हो जाए, एक साइज को बढ़ा रहा है और एक साइज को घटा रहा है, तो नियरली साइज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। नियरली साइज क्या हो जाएगी? सेम। अब समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है ना बेटा कि यहां पे मैग्नीट्यूड में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, किससे? शील्डिंग से, इस वजह से साइज घटेगी। अब यहां पे मिडल में आके हुआ क्या? मिडल में आके जेड इफेक्टिव किसके बराबर हो गया? शील्डिंग के, इसलिए साइज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। साइज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। लेकिन देखो कॉपर से, अब निकेल से, इधर देखो आप, निकेल से जैसे ही हम बेटा किस में चले गए? जिंक में, तो देखो यहां पे D8 है, D10 है, D10 है, तो अब क्या हो जाएगा? शील्डिंग ओवरकम कर जाएगा किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ना, अब यहां पे कितनी है? D8 केस है, यहां पे क्या है? D10 है, यहां पे भी क्या है? अब कौन ओवरकम करेगा? शील्डिंग ओवरकम कर जाएगा किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। तो साइज बढ़ेगी कि घटेगी? फिर साइज बढ़ जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? शील्डिंग है। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? शील्डिंग है। तो शील्डिंग साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। तो यहां पे बेटा वही तो बोल रहा हूं आपको कि जेड इफेक्टिव क्या है? कम है शील्डिंग से। अब शील्डिंग ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आया सबको समझ में कि 3D सीरीज में पहले साइज घटती है, मिडल में कांस्टेंट हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन है कि पहले जेड इफेक्टिव की वैल्यू बेटा शील्डिंग से ज्यादा होती है, मिडल में दोनों बराबर हो जाते हैं, बाद में क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो ना यार, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ज्यादा रिपेल करेंगे ना, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग। तो शील्डिंग और जेड इफेक्टिव दोनों चीजें समझ में आ रही है। यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है शील्डिंग से, इसलिए साइज घटी बेटा। यहां पे जेड इफेक्टिव शील्डिंग बराबर है, इस वजह से साइज क्या हो गई? मिडल में कांस्टेंट हो गई। अब यहां पे जेड इफेक्टिव कम है शील्डिंग से, क्योंकि D10 केस है ना अब यहां पे, इस वजह से साइज क्या हो जाएगी? यहां पे बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब आपको पूछा जाएगा कि जिंक, बेटा जिंक जो है वो निकेल से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इस पीरियड में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन है? बोलो, निकेल। ये बात ध्यान में रखना आपने कि इस पीरियड में अगर सबसे छोटा जो है वो क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। कौन सा पीरियड है ये? फोर्थ पीरियड, जो कि कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? बड़े आगे अभी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी मैं। हाँ, कहां पे? शील्डिंग में। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये बेटा हाँ ठीक है, ये साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कुछ बताइए, और कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े फिर आगे अभी क्लियर है ना बेटा? अगर नहीं समझ में आता है ना तो बिल्कुल ईमानदारी से बोलना सर समझ में नहीं आया करके, नहीं तो फिर आप बाद में मेरी माथापच्ची करोगे। ठीक है? हाँ ठीक है, अभी हो गया तो चलेगा कुछ भी। हाँ चलो अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हम किसके बिहाफ पे निकालते हैं बेटा? एटॉमिक रेडिया के बिहाफ पे निकालते हैं। मतलब जितनी जो भी एटॉमिक साइज दी गई है, किसी भी एटम की जो एटॉमिक साइज दी गई है वो किसके बिहाफ पे दी गई है? एटॉमिक रेडियस के बिहाफ पे दी गई है। और लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि एन एटम doesn't have well defined boundary around the nucleus। क्या एटम के अराउंड में, एटम जो है, एटम का जो सेंटर है बेटा, उसका जो न्यूक्लियस है, क्या उसके अराउंड क्या वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है? वेल डिफाइंड बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं हम? नहीं ना। वही तो बोला था, बोहर ने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होते हैं। उस इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट कहते हैं। एक है क्या? दो है क्या? तीन है क्या? नहीं बेटा, समझ में आ रही है ना? इनफाइनाइट है। तो क्या एटम की बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। एटम की बाउंड्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए वजह से बताइए आप, क्या एटम की एटॉमिक रेडियस निकाली जा सकती है क्या? नहीं निकाली जा सकती। लेकिन एटम की एटॉमिक रेडियस निकालते कैसे? ओनली इन बाउंडेड स्टेट। ओनली इन बाउंडेड स्टेट। दोबारा से सुनो, एटम डू नॉट हैव और डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस, हेंस द एटॉमिक साइज ऑफ atoms cannot be predicted or cannot be calculated, but the effective size of atoms can be measured on the basis of DOCA। on the basis of DOCA। DOCA क्या होता है? distance of closest approach। distance of closest approach। आज बताऊंगा आपको मैं DOCA क्या होता है। तो that is the distance of closest approach। आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि न्यूक्लियस के अराउंड बेटा इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो न्यूक्लियस से? नहीं निकाल सकते। मतलब रेडियस निकाल सकते हैं एटम की? नहीं। लेकिन एटम की रेडियस निकाली जाती है ओनली इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब होता है कि जब एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा बेटा? जुड़ा हुआ होगा। जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा होगा उसी केस में आप एटम की रेडियस को डिफाइन कर सकते, अदरवाइज एटम की रेडियस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा यहां पे लिख के बताता हूं, एटॉमिक रेडियस डिफरेंट टाइप्स के, 4 टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती है। पहले जो मैंने आपको बोला है हिंदी में
वो आपको लिख के बताता हूं बेटा, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है? हम जो एटॉमिक साइज पढ़ते हैं या एटॉमिक रेडियस जो पढ़ते हैं बेटा, वो इफेक्टिव है, एक एवरेज लिया गया है। समझ में आ रही है ना बात? एक एवरेज, एक वैल्यूज निकाली गई है। वो कैसे निकाली गई है? गिवन बॉन्डेड सिचुएशन, बॉन्डेड सिचुएशन में ही निकाल सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है? बॉन्डेड स्टेट क्या होती है वो भी बता देता हूं आपको। इधर देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए आप, एटम डजंट हैव, अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, एटम डजंट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। अच्छे से लिख देता हूं, ऐसे नहीं, इधर देख लीजिए, वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इधर देखो, अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अभी बोला आपको मैंने कि एटम्स में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड कोई वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड और द इफेक्टिव साइज ऑफ एटम्स, इफेक्टिव साइज ऑफ एटम। इधर देखो बेटा, क्या बोला मैंने? इफेक्टिव साइज। कौन सी साइज? इफेक्टिव साइज। किसकी साइज? इफेक्टिव साइज ऑफ एटम इज मेजर किसके बिहाफ पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, इज टेकन, और द इफेक्टिव साइज ऑफ एटम इज टेकन ले लेंगे अपन। इफेक्टिव साइज ऑफ एटम इज टेकन, इफेक्टिव साइज ऑफ एटम इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे बोला था? बोलो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डोका, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोका। डोका का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ओनली इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट ओनली, बॉन्डेड स्टेट में ही निकालेंगे। आप अनबॉन्डेड स्टेट में या फ्री स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में एटम की रेडियस को नहीं निकाला जाता। दोबारा से सुनो बेटा, एटम जब इकलौता एक होगा, फ्री स्टेट में होगा, तब उसकी एटॉमिक रेडियस को निकालना इंपॉसिबल है। समझ में आ रही ना बात आपको? जैसा बेटा क्लोज वेसल में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना इंपॉसिबल है, ग्रेविटी को डिफाइन नहीं कर सकते आप, और उसी तरीके से बेटा सिमिलरली एटॉमिक रेडियस को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता इन आइसोलेटेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होता है। कौन सी स्टेट में होता है? बॉन्डेड स्टेट में। अब बोलेंगे सर बॉन्डेड स्टेट होती क्या है? इधर देखो, होती क्या है बॉन्डेड स्टेट, पहले ये देखिए आप, होता क्या है, इधर देखो आप, बॉन्डेड स्टेट होती क्या है? जब दो एटम है बेटा, दो एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लो, जब वो दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, इतने दूरी पे है, ना तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना तो वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ये बात तो आप पल्लू में गाड़ बांध लीजिए बेटा कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है कि घटाना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। तो कैसे बढ़ा सकेगा वो? एनर्जी बढ़ा के कि घटा के? एनर्जी घटा के। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बेटा, वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है। मिनिमम, टू अटेंड दी मिनिमम एनर्जी, टू अटेंड दी मिनिमम एनर्जी। तो बेटा एटम्स भी उसको एक्सेप्शन नहीं है, एटम्स भी अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं, टू अटेंड दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? गेन करेंगे। मैंने क्या बोला आपको? इधर देखिए, आराम से देखिए आप, इधर देखो, ये मेरे पास में दो एटम है, एटम ए है, चलिए एक एटम ये है, एक एटम ये है। चलो मैं मान लेता हूं एग्जांपल, यहां पे हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन के दो एटम है। अभी दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, तो दोनों की एनर्जी क्या है? अभी ज्यादा है। अब ये दोनों जैसे जैसे पास आएंगे तो इनकी एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसका क्या मतलब है? स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी है। अब दूर दूर है, अभी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो एनर्जी क्या है बेटा? मैक्सिमा है। एनर्जी क्या है? मैक्सिमा। इधर देखो, ये एनर्जी इस लेवल पे है इनकी। अब हो क्या रहा है? एनर्जी देखो मैक्सिमम है, दोनों की एनर्जी बराबर है और मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे ये पास पास आएंगे, देखो ये इधर आना चाहता है, ये इधर आना चाहता है, तो एनर्जी क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। तो देखो धीरे 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 क्या होगी? एनर्जी घटेगी और बाद में एकदम से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ ग्राफ होगा किसका? जब एटम बेटा पास आते हैं। यहां पे क्या लिया है हमने? बोलो,
एनर्जी, यहां पे क्या लिया है, एनर्जी। अब दो एटम अगर पास आ रहे हैं, दो एटम अगर पास आ रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस भी पास पास आएंगे, तो उसे कहते हैं दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम अगर पास पास आएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अरे दोनों एटम दूर दूर थे पहले, तो इंटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। अब ये पास पास आएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। समझ में आ रहा है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और बाद में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पास पास आ सकते हैं, उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। समझ में आ रही है ना बात आपको, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के ही पास आ सकते हैं, उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते बेटा। अगर उससे ज्यादा पास आ गए हो तो उनकी एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ओवरकम कर जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इधर देखो बेटा, पहले क्या थे, दो एटम दूर दूर थे तो एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम जैसे जैसे पास पास आएंगे तो दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा रे, घटेगा। इधर देख लीजिए, ये यहां पे क्या लेते हैं हम, दैट इज इंडिया नहीं है बेटा, वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे पास आएंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब इससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है, जब वो बेटा जितना पास आ सकते थे उतना पास आ गए। समझ में आ गई बात, ऐसे एक मिनट के अंदर घुस नहीं जाएंगे वो। समझ में आ रहा है ना, जितना पास आ सकते थे उतना पास आ गए। अगर अब वो इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, अगर इससे ज्यादा अगर वो पास आ जाएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस करीब करीब आ जाएंगे। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर से रिपल्शन बढ़ने लगेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो फिर से एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आया। ये बेटा इससे ज्यादा करीब आ सकते हैं क्या, वो नहीं। लेकिन यहां तक भी जो आ चुके हैं वो एनर्जी बढ़ा के आए हैं या एनर्जी घटा के आए, एनर्जी घटा के। तो अगर ये हाइड्रोजन की केस है बेटा, तो यहां पे वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं पता है आपको, 436 किलो जूल। इतनी एनर्जी क्या कर जाते हैं, रिलीज कर देते हैं। देखो ना, पहले एनर्जी क्या थी, ज्यादा, अब एनर्जी क्या होगी, कम। जब हाइड्रोजन बेटा, ये डिस्टेंस देख लो आप, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं। इधर देखो बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस पे, इस वाले डिस्टेंस पे एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम है। एनर्जी क्या है, मिनिमम। ये वाला डिस्टेंस की बात बोल रहे हैं हम बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये इसे कहते हैं हम, दैट इज बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है ना, जो बेटा जितने करीब आ सकते थे उतने करीब आ गए, उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जितने वो करीब आ सकते थे उतने करीब आ गए, उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब उससे ज्यादा नजदीक पॉसिबल नहीं। अब समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन की केस में ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कितनी होती है पता है, 0.74 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 0.74 एंगस्ट्रॉन। और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ही हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। मैं पूरा लिख दूंगा इसे, इधर देखो बेटा, इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसे, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बोले तो बेटा वो मिनिमम डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, किसके बीच का, दो एटम के बीच का। अब इससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अगर आपने बॉन्ड लेंथ का अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया, बॉन्ड लेंथ का हाफ ले लिया, तो ये आ जाती है एटॉमिक रेडियस। ये क्या आ जाती है, एटॉमिक रेडियस। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोबारा से सुनो बेटा, अगर एटम्स दूर दूर है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे पास आएंगे वैसे एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब कौन से डिस्टेंस पे, बॉन्ड लेंथ पे। अगर हाइड्रोजन के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0.74 एंगस्ट्रॉन पे। अब 0.74 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा करीब हाइड्रोजन के दो एटम नहीं आएंगे बेटा, वही उनके लिए डोका है। वही क्या है उनके लिए, डोका है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या क्या बोलेंगे उसे, बॉन्ड लेंथ। अगर इससे ज्यादा करीब आ गए तो बेटा ऐसा हो जाएगा ना सीन, फिर ये न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से रिपल्शन होगा, तो फिर से क्या होनी चलेगी, एनर्जी बढ़ने लगेगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने बॉन्ड लेंथ का हाफ ले लिया तो बॉन्ड लेंथ के हाफ को ही क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब सुन लीजिए टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कितने टाइप्स की एटॉमिक रेडियस है। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये बात सबको समझ में आ गई, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि जो हम एटॉमिक साइज लेते हैं वो सिर्फ कौन सी स्टेट में लेते हैं, बॉन्डेड स्टेट में। बॉन्डेड स्टेट में मतलब यहां पे ये दो एटम ऐसे रहेंगे, ऐसे बस जस्ट एक मेरे को टच कर रहे हैं,
ऐसे नहीं कि पेनिट्रेट कर जाएंगे, ऐसे नहीं कि ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ गया ना? जस्ट एक में को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं बस। अब इससे ज्यादा पॉसिबल, इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। तो ये बोल रहा हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस नजर आ रहा है क्या? इधर देखो आप, इस केस में इसको थोड़ा सा मैं बेटा यहां पे बता रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके। देखो ये हाइड्रोजन का पहला एटम्स है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, बस जस्ट एक में को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं यहां पे। अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। तो ये वाला डिस्टेंस बोल रहा हूं बेटा मैं आपसे, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला नजर आ रहा है कि आपको? इधर देखिए आप, ये वाले, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ये वाला नजर आ गया ये डिस्टेंस? अरे दो न्यूक्लियस के बीच का, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। अरे क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा बेटा? आधा, मतलब इतना हो जाएगा फिर। अरे समझ में आया है नहीं आया? इसे क्या बोलेंगे आप? AR। AR का मतलब क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब तो समझ में आ गया ना कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो चलिए इधर देखिए, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, सबसे पहली है बेटा कोवैलेंट रेडियस। पहली क्या है? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस बोलना पड़ेगा रे। सबसे पहली कौन सी है? कोवैलेंट रेडियस। एंड कोवैलेंट रेडियस डिनोटेड बाय RC। किससे बताएंगे? RC। RC का मतलब हो गया कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। दूसरा देखो बेटा, दूसरी है वंडर वॉल रेडियस। कौन सी रेडियस? वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, ये सॉरी ये ऐसे नहीं है, ऐसे है बेटा, दैट इज वंडर वॉल रेडियस। क्या हो जाएगा? वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस ये है, दूसरा है वंडर वॉल रेडियस। इसे कहते हैं हम, दैट इज R वंडर वॉल। क्या बोलेंगे? R वंडर वॉल। R वंडर वॉल। तीसरी रेडियस जो है बेटा, उसे कहते हैं आयोनिक रेडियस। क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, R आयोनिक। क्या बोलेंगे? R आयोनिक। और चौथी रेडियस जो है उसे कहते हैं बेटा मेटालिक रेडियस। कौन सी रेडियस? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। तो उसे क्या लिखेंगे आप? RM। क्या लिखेंगे? RM। तो कितने टाइप की रेडियस होती है बेटा? 4। पहली कौन सी हो जाएगी? कोवैलेंट रेडियस। दूसरी कौन सी हो जाएगी? वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस। तीसरी कौन सी हो जाएगी? आयोनिक रेडियस। और चौथी मेटालिक रेडियस। बेटा आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? बोलोगे बेटा तभी ये चीजें आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है? तो देखो 4 रेडियस है। पहली है कोवैलेंट, देन वंडर वॉल, देन आयोनिक एंड देन मेटालिक। सबको समझ में आ रहा है ना कि रेडियस होती क्या है? अब बात करेंगे हम किसकी? किसकी बात करेंगे? कोवैलेंट रेडियस की। अब ये सबको समझ में आ गया कि अगर मैंने बॉन्ड लेन का हाफ ले लिया, तो बॉन्ड लेन का अगर हाफ ले लिया बेटा, तो उसे बोलते हैं हम, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो ये बात सबको क्लियर है कि एटॉमिक, सबसे पहली बात जो है, क्या फ्री स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में एटम की रेडियस डिफाइन की जा सकती है? नहीं। कौन सी सिचुएशन में डिफाइन की जाएंगी? ओनली इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में कम से कम कितने एटम होते हैं बेटा? 2। 2 एटम्स होंगे जब आपस में दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये भी बात करेंगे ना हम केमिकल बॉन्डिंग में कि एटम पास पास क्यों आना चाहते हैं, उन्हें क्या बीमारी है बॉन्ड फॉर्म करने की, क्यों बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं। अगर इतनी बात अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि एटम क्यों पास आना चाहते हैं। जब बेटा अकेले रहते हैं वो, तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एनर्जी क्या होती है उनकी? मैक्सिमम। लेकिन जब वो किसी एटम के साथ में जुड़ते हैं तो एनर्जी क्या होने लगती है? कम। मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ने लगती है। इस वजह से बेटा 2 एटम में बॉन्ड बनने लगता है। 2 एटम में बॉन्ड कब बनेगा? जब बेटा वो एनर्जी को घटाएंगे, और बॉन्ड बनेगा तभी एनर्जी घटेगी। अगर एकलौते एक रहेंगे बेटा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पे होगी, ठीक है? इसलिए 2 एटम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है उसमें? रिलीज हो रही है। समझ में आया ना? एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वजह से तो क्या बना रहे बेटा? बॉन्ड बना रहे। तो जो बॉन्ड लेंथ सबको समझ में आ गया, दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 एटम। दैट इज द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 एडिशन एटम, विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ, या बोलेंगे उसे डोका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब इससे ज्यादा एटम करीब नहीं आ सकते। वो बोल मत रहे, जल्दी निकल यहां से। 2 एटम इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते बेटा। उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस। अब 2 एटम जो जुड़ रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं। उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? उनके बीच में बेटा कोवैलेंट या वंडर वॉल फोर्स हो सकता है। तो ये जो है कोवैलेंट या फिर आयोनिक या मेटालिक, ये तो बॉन्ड के टाइप ही है ना। आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा नहीं है कि आपने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थोड़ा बहुत तो सुना तो होगा आपने उसके बारे में। हाँ, तो बेटा ये जो है ये टाइप्स है बॉन्ड के। अगर 2 एटम, सुन लीजिए, 2 एटम अगर कोवैलेंटली बॉन्डेड है,
तो उनके बीच में जो बॉन्ड लेन का हाफ रहेगा बेटा, हाफ ऑफ बॉन्ड लेन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम विच इज कॉल्ड एज द आयनिक कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे उसे? कोवैलेंट रेडियस। कैसे? इधर देखिए आप, चलो इधर देखो रहे आप। हाँ चलो, सबसे पहली कौन सी रेडियस है? कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अब ये जो कोवैलेंट रेडियस है इसे बोलते हैं बेटा आरसी। क्या बोलेंगे? आरसी। अब देखो, दो सिमिलर एटम के बीच में भी बताऊंगा, दो डिफरेंट एटम के बीच में भी बताऊंगा। अगर दो सेम एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, ये मेरे पास में ए है और दूसरा भी क्या है बेटा? ए है। हमने माना अज्यूमिंग कि बस वो क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? अज्यूमिंग दैट इट जस्ट सिंपली टच, ये टच कर रहे हैं, दूर दूर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे। एक्चुअली सिमिलर टाइप के एटम में ओवरलैपिंग कम होती है। सिमिलर टाइप के जो एटम्स होते हैं ना, उसमें ओवरलैपिंग कम होती है। जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन ले लीजिए आप, ओवरलैप नहीं करेंगे, जस्ट टच कर सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लीजिए। तो ये दो सिमिलर एटम्स है, जैसे कि पहला एटम्स ए है और दूसरा एटम भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ये दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, ये वाला, इधर देखिए आप, आराम से देख लीजिए, ये वाला, ये दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। इसे क्या बोलेंगे आप? DAA। क्या बोलेंगे बेटा इसे? DAA। यही तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम के बीच में का, दो एटम के बीच में का। पहले इधर देख ले रहे, दैट इज दो एटम्स के बीच में का क्या हो गया रे? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। सो ये दो एटम्स है, बस टच कर रहे हैं। ए, पहला भी एटम ए है, दूसरा भी एटम क्या है? ए है। ये दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? DAA। अगर मैं इस DAA का हाफ कर दूं, किसका हाफ कर दूं बेटा? DAA का हाफ कर दूं, तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगा? RC, आर कोवैलेंट हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर कोवैलेंट। और एक बात और सुन लीजिए यहाँ पे, एक बात और सुन लीजिए बेटा, कि ये जो है, ये वाली, इधर देखो बेटा, ये यहां से यहां तक, ये मेरे पास में RA है, सही है ना? रेडियस ऑफ ए, ये भी क्या हो जाएगी बेटा? बोलो, यहां से यहां तक के, ये भी क्या हो जाएगी? RA हो जाएगी। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे जो RC है, क्या है? RC है, वो DAA/2 है। क्या है? DAA/2 है। या फिर हम उस RC को ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, कैसे लिखेंगे बोलो? इस RC को हम कैसे लिख सकते हैं? RC इज इक्वल टू, इधर देखो आप, ये RC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? RA, क्योंकि DAA क्या है? अरे DAA क्या है आपके पास? चलो बोलो, DAA क्या है? DAA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो ना, विच इज इक्वल टू RA प्लस RA। अरे क्या हो जाएगा? RA प्लस RA, दो ट्वाइस RA हो गया, और ट्वाइस RA का हाफ कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? RA के बराबर। और RE क्या होगा? RE क्या होगा यहाँ पे? RC के बराबर होगा। मतलब RC बोले तो कोवैलेंट रेडियस। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है बेटा, सिंपल है। बस इतना समझ लीजिए कि दो एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम DAA। दो सेम टाइप के एटम है तो DAA कहेंगे, दो डिफरेंट एटम है तो DAB कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे हमने DAA का हाफ ले लिया तो वो हो जाएगी आर कोवैलेंट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर कोवैलेंट यहां पे RA के बराबर है। आर कोवैलेंट किसके बराबर है? RA के बराबर है। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? अब दूसरी केस देखो, हमने क्या बोला कि अगर ये जो दो एटम्स कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो दो एटम जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, इसके बॉन्ड लेंथ का अगर हमने हाफ लिया तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? कोवैलेंट रेडियस। तो समझ में आ रहा है कोवैलेंट रेडियस? एक बार दोबारा से हिंदी में बोलूं बेटा, the half of internuclear distance between the two covalently bonded atoms। समझ में आ गया ना? हाँ, दो covalently bonded atoms के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ लेते हो तो उसे क्या कहते हैं हम? आर कोवैलेंट, या उसे कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। लिख के दूं क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, कुछ लोगों को लिख के होना, ठीक है। सो इधर देखो बेटा, द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, चलेगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन बोलो, इन बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड, टू कोवैलेंट बोलो ना, क्या हो जाएगा बेटा? टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या लेना है आपने? हाफ लेना है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? RC के बराबर आ जाएगा। मतलब किसके बराबर आ जाएगा? आर कोवैलेंट। अब देखो, ये तो हो गया सिमिलर केस में। ये सीन कहां पे है? जब दो एटम सेम हो गए।
और दो एटम सेम हो गए तो वो ओवरलैपिंग नहीं होती है उसमें, या ओवरलैपिंग कम होती है। लेकिन जैसे ही हमने दो एटम सेम डिफरेंट एटम ले लिया, एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब डिसिमिलर एटम क्या कर जाते हैं बेटा, ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे कि यहां पे देखो बेटा, अब हमने दो अलग अलग एटम ले लिए, पहला एटम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा एटम क्या हो जाएगा, बी। तो ए और बी क्या कर जाते हैं पता है, ओवरलैप कर जाते हैं। ये दोनों के बीच का क्या है, ओवरलैपिंग रीजन है। अब ये जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, समझ में आया ना। जितना ज्यादा वो ओवरलैप करेंगे बेटा उतना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को ही तो क्या कहते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं उसे, कोवेलेंट रेडियस। अगर दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस भी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। सबको समझ में आ रहा है ना। तो उसकी वैल्यूज निकालने के लिए इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये यहां पे है, ये हमारे पास में है न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये वाला, इधर देखो, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, DAB। क्या हो जाएगा, DAB। अब मुझे बताइए, अगर मैंने DAB का अगर क्या ले लिया बेटा, हाफ ले लिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला देखिए आप, इस वाले को देखिए, ये क्या है मेरे पास, बोलो रे, ये क्या है, RB। ये क्या है, यहां पे बोलो रे, ये क्या है, RA। अब मुझे एक बात बताइए यहां से, क्या RA प्लस RB, RA प्लस RB क्या DAB के बराबर है या DAB से ज्यादा है। यहां पे देखो, यहां पे क्या था, DAA किसके बराबर था, RA प्लस RB के बराबर था ना। अरे यहां पे जो DA था, DAA था, वो किसके बराबर था, बोलो, RA प्लस RA के बराबर था। अब यहां पे जो DAB है वो RA प्लस RB के बराबर है या RA प्लस RB से कम है या RA प्लस RB से ज्यादा है, कम है। कौन कम है, DAB कम है। DAB क्या हो गया, कम हो गया। समझ तो पा रहे हो ना आप कि DAB क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे एटम और जितने ज्यादा करीब होते चले जाएंगे DAB की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम। तो ये बात सबको समझ में आ गया कि RA प्लस RB विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ दी DAB। सबको समझ में आ गया ना ये बात। तो अब वो कितना कम हुआ, अब ये DAB जितना कम होगा कोवेलेंट रेडियस उतनी कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, ये तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि कितना कम हुआ है करके। ये तो हमें पता है क्या कि कितना कम हुआ है। वो कितना कम हुआ किस पर से समझ में आएगा कि वो एटम्स कितने ओवरलैप कर गए, वो एटम्स कितने ओवरलैप कर गए। तो इस सिचुएशन में बेटा दो फॉर्मूलेज दिए गए। कौन सी सिचुएशन में, जब दो डिफरेंट एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो उस केस में दो फॉर्मूले से एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस निकाली जाती है। तो देखो यहां पे इस केस में अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्टीवेन शॉ फॉर्मूला और दूसरा है पॉटरफील्ड फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला है, पहला है स्टीवेन शॉ, स्टीवेंशन एंड शूमाकर कहते हैं उसे, स्टीवेंशन एंड शूमाकर, और एक होता है पॉटरफील्ड फॉर्मूला। जो मॉडर्न फॉर्मूला है वो मतलब अभी जितनी भी कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस निकाली जाती है वो पॉटरफील्ड फॉर्मूले से निकाली जाती है। दोनों भी फॉर्मूले बताऊंगा आपको। आपको बात समझ में आ रही है क्या, यहां पे कोई पंगा है क्या, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है क्या। जब बेटा बस टचिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस नहीं है। तो यहां पे RA प्लस RA इज इक्वल टू DA के बराबर है। DA का हाफ ले लीजिए, सीधे सीधे कोवेलेंट रेडियस निकल के आ जाएगी। लेकिन यहां पे ओवरलैपिंग का सीन है ना, तो यहां पे ओवरलैपिंग का सीन है बेटा, तो ये जो रेडियस होगी वो इसके बराबर नहीं होगी ना। तो जो R कोवेलेंट होगी, R कोवेलेंट, सॉरी ये गलत लिख दिया गया, जो R कोवेलेंट है बेटा, क्या वो R कोवेलेंट RA के बराबर होगी, नहीं होगी। क्या वो बेटा RB के बराबर होगी, नहीं होगी ना। ना तो वो RA के बराबर होगी, ना तो RB से क्या RB के बराबर होगी। RA और RB से क्या होगी, छोटी होगी। अरे RA और RB से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कितनी छोटी होगी, ये डिपेंड करेगी कि वो दो एटम जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मतलब अब देख लीजिए, जब दो डिफरेंट एटम होंगे तो कोवेलेंट रेडियस अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करने जा रही है। वो निकालने के लिए दो फॉर्मूले दिए गए। पहला फॉर्मूला है स्टीवेन शॉ फॉर्मूला, इधर देखो आप, पहला क्या फॉर्मूला है, स्टीवेन शॉ, दैट इज स्टीवेंशन कहते हैं उसे। एक है स्टीवेंशन और एक है बेटा शूमाकर, दो साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर फॉर्मूला दिया। क्या निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, मैं दोनों को पूछूंगा तुम्हारे को, ठीक है, अभी ये लिखने के बाद में, और नहीं तो फिर 100 बार लिखने का बोलूंगा। यहां पे देखो R कोवेलेंट, क्या दिया उन्होंने, R कोवेलेंट। तो R कोवेलेंट के लिए फॉर्मूला दिया बेटा, दैट इज DAA अपॉन 2, मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, सही है ना, कोवेलेंट रेडियस ऑफ
ए प्लस डी ए दैट इज डी बी अपॉन 2 मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, सही है ना। अरे डी ए अपॉन 2 बोले तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, और डी बी बी बोले तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी दैट इज यहां पे देखो इनटू माइनस 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 होता है 0.09, कितना होता है माइनस 0.09 इंटू होता है बेटा काय ए माइनस काय बी, क्या होता है काय ए माइनस काय बी। अब ये काय ए और काय बी क्या है, काय इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, समझ में आ रहा है ना। इधर देखो बेटा ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे, जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो तब ये फॉर्मूला लगाना है। यहां पे डी ए अपॉन 2 मतलब ये क्या है, ये है आर ए दैट इज रेडियस कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, ये क्या है कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, और ये 0.09 ये तो नंबर है, और ये काय ए माइनस काय बी, काय ए माइनस काय बी क्या होता है, इधर देखो बेटा इसे काय पढ़ते हैं आप, इसे एक्स पढ़िए कोई डाउट नहीं, इसे काय बोलते हैं, लेकिन ये काय ए क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और सिमिलरली ये जो काय बी है, ये काय बी को क्या बोलेंगे बोलो रे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, सबको समझ में आ रहा है। यहां पे मैंने ये बोला है डी ए बाय 2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये आर ए के बराबर होगा, मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। सिमिलरली बोलो बेटा डी बी बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, किसके बराबर हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या होगा, आर सी इज इक्वल टू डी ए अपॉन 2 प्लस डी बी बी अपॉन 2 माइनस 0.09 इंटू काय ए माइनस काय बी, काय ए माइनस काय बी, काय ए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये जो फॉर्मूला है ये स्टीवेंसन एंड शूमाकर फॉर्मूला है, लेकिन जो मॉडर्न फॉर्मूला है वो पोर्टरफील्ड फॉर्मूला है, तो पोर्टरफील्ड फॉर्मूला भी बता देता हूं, इधर देख लीजिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेटा वो है दैट इज पोर्टरफील्ड फॉर्मूला, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। अब पोर्टरफील्ड जितने भी एटॉमिक रेडियस है या कोवेलेंट रेडियस है डिफरेंट एटम्स की जो बॉन्डेड स्टेट में निकाली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टरफील्ड फॉर्मूले से निकाली जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एटॉमिक रेडियस दी जाती है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला पूछा गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, मैं कराऊंगा आपको, जैसे आपको डीपीपी अभी थोड़ी देर में डीपीपी दे दूंगा आपको मैं, सो उसमें आएंगे वो पोर्टरफील्ड फार्मूला क्या होता है, स्टीवेंसन फार्मूला क्या है, तो ये पोर्टरफील्ड फार्मूला भी बता देता हूं बेटा। ये देखो पोर्टरफील्ड फार्मूला बोले टू कैलकुलेट दी आरसी, आरसी का मतलब है कोवेलेंट रेडियस विच इज इक्वल टू है, यहां पे देखो यहां पे बेटा बोलो डी ए बाय 2 मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस क्या होगा बोलो, प्लस क्या होगा बेटा, दैट इज डी बी बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस माइनस यहां पे 7 है 0.09 के जगह पे सिर्फ यहां पे क्या है बेटा 7 है, और यहां पे है दैट इज काय ए माइनस काय बी, और यहां पे काय ए माइनस काय बी का स्क्वायर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इन दोनों के डिफरेंस का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। यहां से समझ में आ रहा है आपको, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा कोवेलेंट रेडियस उतनी छोटी होगी, सही है ना। ये माइनस है ना रे, ये क्या है माइनस है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपको बेटा काय ए माइनस काय बी, ये तो डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दो एटम काय ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। समझ में आया क्या, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा बेटा उतने ज्यादा वो ओवरलैप कर जाएंगे, और जितने ज्यादा वो ओवरलैप करेंगे उतनी एटॉमिक रेडियस उनकी कोवेलेंट रेडियस क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। सबको समझ में आ गया, ये बात लिख दूं, काय ए माइनस काय बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी, आर कोवेलेंट समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ना बाकी है बेटा अभी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ ये ध्यान में रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, उसे उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप इधर देखिए, आप एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, मेरे पास में है बेटा H और यहां पे है F, यहां पे है H और यहां पे क्या है F है। सिमिलरली ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है,
कोवैलेंट बॉन्ड, ये Cl। देखो अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बोलूंगा आपसे, हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूंगा तो बेटा वो होती है 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.1। फ्लोरीन की होती है 4.0। 4.0। हाइड्रोजन की कितनी है बोलो? 2.1। और क्लोरीन की होती है 3.0। 3.0। क्यों बेटा? यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप निकालूंगा बोलो तो डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप इन बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। कितना आ रहा है वो? 4 माइनस 1.9 आ रहा है ना? क्या आ गया यहाँ पे? 1.9। यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो? यहाँ पे 0.9। सिर्फ कितना आ रहा है यहाँ पे? दैट इज 0.9 ही आ रहा ना? यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.9। तो बताइए HCl में और HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा कहाँ पे? HF में। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है? ज्यादा है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कम, मतलब क्वांटम रेडियस क्या होगी? कम। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैंने बकायदा यहाँ पे बताया भी है बेटा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। समझ में आया ना? आपको पूछा जाएगा कि बताइए HCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और HF की बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्या रीजन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होगा दो एटम के बीच में, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? छोटी होगी। और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी कोवैलेंट रेडियस उतनी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, छोटी होगी। क्योंकि बॉन्ड लेंथ का हाफ ही तो क्या लेते हैं हम? दैट इज कोवैलेंट रेडियस। क्या लेते हैं? कोवैलेंट। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ तुझको ही पूछ रहा हूँ। आ गया ना समझ में? बेटा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कुछ एटम्स के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ एटम्स के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी बेटा। समझ में आ गया? मैं बताऊंगा आपको। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा, यही तो बोला है ना मैंने, यही है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा उतनी कोवैलेंट रेडियस क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और देखो कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि साइज अलोंग द पीरियड घटती है, जनरली घटती है। समझ में आ गया ना? अभी ओए अलोंग द पीरियड साइज क्या होगी? जनरली घटेगी। एक्सेप्शन क्या है उसको? 3D सीरीज। एक्सेप्शन बोलेंगे कि हम उसको 3D सीरीज को बेटा एक्सेप्शन हम बोलेंगे, लेकिन मैंने उसके पीछे का लॉजिक बताया आपको क्या होता है। क्योंकि पहले Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, बाद में Z इफेक्टिव और शील्डिंग बराबर हो जाते हैं, बाद में शील्डिंग तेजी से बढ़ता है। इस वजह से साइज बाद में क्या हो जाती है? बढ़ जाती, साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उसके बाद में मैंने अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। साइज अलोंग द ग्रुप क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी साइज? क्योंकि नए नए शेल ऐड हो रहे हैं ड्यू टू एडिशंस ऑफ न्यू शेल, ड्यू टू एडिशंस ऑफ द न्यू शेल। आगे सबको समझ में क्लियर है? चलो इसके बाद का जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट बात है दैट इज वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस हम कल के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के आना आपने, ठीक है? कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा यहाँ पे। तो तनिष बंद कर दे उसको।